Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss Newton's laws of motion. In 1687, Newton introduces three laws of motion, named as first law of motion, second law of motion, and third law of motion. Basically, in these laws, he established a relationship between force and motion. प्यारे बेटे, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने तीन लॉ इंट्रोड्यूस करवाए 1687 में, और बेसिकली इन लॉज में उसने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया कि फोर्स का मोशन से क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम इन तीन लॉज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फोर्स का पता होना चाहिए। मोशन का तो हमें पता है, चले फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या होती है बेटे? फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करती है या चेंज कर देती है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं इसकी। एक बॉल है, मैंने उस पर फोर्स लगाई तो वो मोशन में आ गई, उसने चलना स्टार्ट कर दिया, सो इसमें मोशन प्रोड्यूस हो गई। सो फोर्स ने इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दिया। इसी तरह बेटे, अगर एक मूविंग बॉल कमिंग टुवर्ड्स मी एंड आई विल फोर्स इट विल स्टॉप, या कोई फुटबॉल मेरी तरफ आ रहा है बेटे और मैं उसे अपने पाँव से रोक देता हूँ, सो मैंने फोर्स लगाई जिसने उसकी स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर दिया। सो बेसिकली हाउ टू डिफाइन इन इंग्लिश? फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, या how to say, force is an agent which changes or tend to changes the state of rest or motion of an object. ये बेटे ध्यान से लिख लें, पाज करें, दोबारा चलाएं, सुने और लिख लें, याद हो जाएगा। दो दफा सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स इज एन एजेंट। अपनी तरफ से इंग्लिश बना सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा मार का फता नहीं करना आपने। क्या कहना है आपने? फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस आर टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। ये 10 to मैंने क्यों कह दिया? 10 to इसलिए कह दिया कि जरूरी नहीं एक बस, लेट सपोज एक बड़ी कार खड़ी है या हम कहें कि एक ट्रक खड़ा है, अगर मैं उस पर अकेला फोर्स लगाऊं तो क्या मैं उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है मैंने फोर्स नहीं लगाई। सो फोर्स की डेफिनेशन ये हुई कि इट इज एन एजेंट which changes or try to changes the state of rest or state of motion. I hope you guys understand my point of view. So बेटे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाएं। इसी तरह अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो जब तक कोई फोर्स ना लगाएं वो मूव करती रहेगी। अच्छा, ये पहली बात तो हमें समझ आती है रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर एक चीज पड़ी है, कहीं भी चीज एक रखी हुई है तो वो रखी ही रहती है जब तक कोई बंदा उसे उठा ना ले या हम कोई फोर्स ना लगा दें, तो वो चीज रेस्ट पर ही रहती है। लेकिन मोशन की बात समझ नहीं आती कि लेट सपोज मैं अगर एक बॉल को किक करूं तो उसे इस लॉ के मुताबिक उसे चलता रहना चाहिए हमेशा, और इसी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहना चाहिए उसे, लेकिन वो कुछ देर बाद रुक जाता है। तो बेटे इससे परेशान नहीं होना आपने,
सम एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं। वो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं बेटे? एक फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से वो बाल रुक जाता है, अदरवाइज वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को जारी रखता है। तो फाइनली हमने क्या हो गया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी until net force acts upon it, until an external net force acts upon this body। जब तक के कोई बैरूनी फोर्स या कोई फोर्स उस पर ना लग जाए वो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहती है। सो हाउ टू डिफाइन? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until an external force acts on it। Again, every object continues its state of rest or state of motion until an external force acts on it। अब 2 दफा पढ़ेंगे आप इसे बेटे तो याद हो जाएगा। सो बेटे एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल पर बुक रखी हुई है, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई नेट फोर्स हम उस पर ना लगा दें। सो इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसे? अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने बस सुनना है, हेडफोन लगा लें और सुने। A book laying on a table remains at rest as long as an external force acts on it। एक एग्जाम्पल हो गई। या हम कहते हैं a moving ball, a moving football, a moving cricket ball does not stop by itself। A moving ball, इंग्लिश में दोबारा सुने बेटे, a moving ball does not stop moving until an external force acts on it। या a moving ball does not stop moving by itself। यानी एक मूविंग बॉल है ना, जो बॉल मूव कर रहा है वो अपने आप नहीं रुक जाता। वो कब रुकता है बेटे? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है। सो बेटे ये हमारा फर्स्ट न्यूटन लॉ हो गया। यानी न्यूटन लॉ कहता है कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी जब तक until no external force या no net force acts on it। So definition आपने every object continues its state of rest or state of motion until an external force acts upon it। एग्जाम्पल मैंने 2 दे दी बेटे। A book laying on a table remains at rest as long as no net force act on it। A moving ball does not stop moving। A moving ball does not stop moving by itself। सो ये 2 एग्जाम्पल होगी। अब प्यारे बेटे मुझे याद हो गई ये चीज़ें, मैं आपको ज़बानी सुना रहा हूँ तो आपको भी याद हो जानी चाहिए ये। सो इट्स नॉट अ बिग इशू, बस आप सुने 2 से 3 दफ़ा सुने और इंशाल्लाह याद हो जाएगी, मसला नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली बेटे अब फोर्स, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, फोर्स लगाई उस पर, वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, और लेट्स सपोज पहले वेलोसिटी थोड़ी सी कम थी, फिर ज़्यादा फोर्स लगाई तो मैंने ज़्यादा हो गई। सो वेलोसिटी में चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं बेटे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी किसी भी बॉडी की पोजीशन को हम चेंज कर दें तो वो वेलोसिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
सो प्यारे बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। अच्छा, इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाई जाती है, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बेटे, एक बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स लगाई, जब फोर्स लगाई तो इसमें मोशन प्रोड्यूस हुई, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, यानी फर्स्ट सेकंड में लेट्स सपोज कोई और वेलोसिटी थी, फिर ज़्यादा फोर्स लगाई तो और वेलोसिटी हो गई, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो गया, वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब इस एक्सेलरेशन की वो बात बताएगा। सबसे पहले अब हम इसको अपने आप इंग्लिश में, जो ये अपने बात कही है उसको इंग्लिश में बयान करते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी मैंने जहां फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये बेटे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे हम एक्सेलरेशन उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, यानी व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये भी लाजमी लिखना है, अच्छे बच्चों को ये भी लाजमी लिखना है, in the direction of applied force. This acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the what? Inversely proportional to the mass. ये बेटे एक्सेलरेशन क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के। डायरेक्टली का तो आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F। अब बात आ गई कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। बेटे, अगर कोई बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब वही फोर्स मैं एक बड़ी बॉडी पे लगाता हूं तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर मैस ज्यादा होगा बॉडी में तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेट्स सपोज मैं 10 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे लगाता हूं तो लेट्स सपोज उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अगर वो छोटी सी चीज होगी तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 10 न्यूटन से। अगर बहुत बड़ी कोई चीज हो और उसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो मतलब दे आर इनवर्स टू ईच अदर, यानी मैस अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मैस अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, which is directly proportional to the force, which is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of a body. Mathematically, we can write it, A is directly proportional to the F, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स के। जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितनी कम फोर्स उतना कम एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट आपस में डायरेक्ट है, जितना इसे बढ़ाएंगे ये भी इतना बढ़ेगा, जैसे इतना घटाएंगे ये भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। मैस की भी समझ आ गई होगी आपको कि एक ही तरह की फोर्स में अगर बड़े ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वही फोर्स अगर छोटे ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैस को अगर बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मैस को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा।
This is the basic phenomena for this relation. So after combining these two relation, we will get A is directly proportional to F over m. यानी ये दोनों एक जैसे है ना बेटे, इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर भी एक्सेलरेशन है, सो दैट्स व्हाई A is directly proportional to F over m. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब खत्म करेंगे हम, तो इसमें कांस्टेंट आ जाएगा. ये कांस्टेंट बेसिकली होता है बेटे ना, ये एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए होता है. तो इसको हम अपनी इनिशियल क्लासेस में k इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखते हैं. जब इसकी 1 वैल्यू रखेंगे तो a किसके बराबर है, f ओवर m. तो ये डिनोमिनेटर में f है, इसको परली तरफ ले जाएंगे, दूसरी साइड पर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, तो ये एक्सेलरेशन के साथ चला जाएगा. सो f इज इक्वल टू ma. f इज इक्वल टू ma. यानी मैस और एक्सेलरेशन को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर्स हासिल होती है. हमें क्या हासिल होती है बेटे, फोर्स. और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यू नो, डायरेक्शन बतानी पड़ती है फोर्स की हमें. सो ये वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, बस मैस जो है इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है. तो समटाइम्स स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब वेक्टर आ जाता है, हमेशा ही आता है बल्कि. अच्छा, इसकी जो SI यूनिट होता है जो बेटे, वो न्यूटन होता है. फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है. और CGS सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, डायन. वो वाली डायन नहीं, ये दूसरी डायन है, DYNE, डायन. सो फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस or try to changes the state of rest or state of motion of an object. सो इसकी मैंने कहा SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. अच्छा, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg. अगर कोई एक मैस है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका वजन 1 kg है, तो इसमें 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का इजाफा करता है. 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. यानी 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो कि एक 1 kg के ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. अच्छा बेटे, ये हमारा दूसरा लॉ हो गया. हाउ अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन, भाई किसी भी एक्शन में एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है. लेट्स सपोज मेरे पास बॉल है बेटे, मैं उसे दीवार में जोर से मारता हूं, सो ये मेरा एक्शन है. और बॉल उस दीवार से वापस लग के आती है, वो रिएक्शन है उस दीवार का. वो उस क्या है, उस दीवार ने एक रिएक्शन प्रोड्यूस किया, वापस आ गई. तेज मारा तो मैंने तेज आई. अगर मैं आहिस्ता से बॉल को फेंकूं तो वो वॉल में हिट करके वापस जब आएगी तो आहिस्ता ही आएगी. तो मतलब इसलिए कह रहा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का उसके बराबर ही रिएक्शन होता है, इक्वल रिएक्शन होता है, लेकिन अपोजिट होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. सो बेटे इसकी, अच्छा एक्शन क्या होती है, एक्शन इज ए फोर्स exerted by a first body onto the second body. Action is a force exerted by a first body onto the second body. यानी एक्शन क्या होता है बेटे, एक ऐसी फोर्स होती है जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है. रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स.
that a second body exert on a first body. So again I am repeating, action is a force exerted by a first body onto the second body, and reaction is a force exerted by the body onto the first body, exerted by the second body. रिएक्शन क्या है बेटे? रिएक्शन इज ए फोर्स exerted by a second body onto the first body. अच्छा, इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल देखें. अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, वेट ऑफ बुक. बेटे एक बुक टेबल पर पड़ी है तो इसका वजन है, जो इसका वेट है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इस टेबल का रिएक्शन की तौर पे नॉर्मल फोर्स जो अपवर्ड की जानिब है, ये इसका रिएक्शन है. अब ये एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल है, सो दैट्स व्हाई ये बुक ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट. सिमिलरली अगर हमारे पास एक बालून हो, यानी ये गुब्बारा हो, उसमें हम हवा भरी हुई हो, उसे हम अचानक खोल दें तो एयर रैशेज आउटवर्ड, यानी हवा बाहर की तरफ दौड़ती है. एयर रैशेज आउटवर्ड. दिस इज रिएक्शन, एक्शन. दिस इज एक्शन. जैसे ही हमने गुब्बारे को खोला, हवा बाहर निकली, ये बेटे क्या है? एक्शन. और रिएक्शन के तौर पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में गुब्बारा मूव करना स्टार्ट कर देगा. इसी तरह बेटे रॉकेट जो हम आसमान पे भेजते हैं, रॉकेट जैसे ही चलाते हैं तो उसमें गैसेस बर्न्स करती हैं. द गैसेस बर्न्स इन द रॉकेट, और जो हॉट एक्सर्टेड आउटसाइड, यानी जो हॉट धुआं जो पैदा होता है, ये स्मोक जो पैदा होता है, उससे जलने से, जो ईंधन से जो चीज़ें पैदा होती हैं, वो आउटसाइड रैश करती हैं, दौड़ती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं. जब ये बाहर की तरफ निकलती हैं, ये एक्शन है, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करना स्टार्ट कर देता है. यानी रॉकेट और गुब्बारे की फिलॉसफी एक ही है. सो इंग्लिश में किस तरह हम लिखेंगे? वो कहेगा अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, वेट ऑफ बुक एक्टिंग डाउनवर्ड इज एन एक्शन. अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, वेट ऑफ द बुक acting downward is a action. Reaction of the table act on the book upward. Reaction of the table acting on a book upward. So that's why book remains constant. So book remains at rest. Why? अपनी तरफ से इंग्लिश बना सकते हैं. A book laying on a table is at rest because its weight acting downward, and which is called action, and upward is a normal force of the table. This is called reaction, and this action and reaction cancel each other. That's why the book remains at rest. Next बेटे कह रहा है when balloon is set free, when balloon is set free, जब बालून को खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, when balloon is set free, the air inside the balloon rushes outward, and balloon moves forward in the opposite direction of that air. Similarly, in rocket fuel burns, hot gases escape out from the tail of the rocket. क्या कहेंगे बेटे? In rocket gases burns, या fuel burns, sorry. In rocket fuel burns, hot gases rushes out from the tail of the rocket. This is called action, and in this every action has a reaction. So
equal reaction, the rocket move forward. From the tail of the rocket, gases rushes outward and rocket move forward. So यही दो बातें लिखी हुई हैं. अगेन मैं रिपीट करता हूँ. A book laying on a table, weight of the book acting downward is an action. Reaction of the table acting on a book upward. When balloon is set free, the air inside rushes outward. Balloon moves forward. In rocket, fuel burns. Hot gases escape out from the tail. This is reaction. As a reaction, rocket moves opposite to the gases. I hope you guys understand. एक दो दफ़ा सुनना है तो याद हो जाएगी. अच्छा बेटे, एक बात इसमें छोटी सी रह गई थी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है बेटे? इनर्शिया होता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहता है. इफ अ बॉडी is in a state of rest, it wants to be in rest. If a body is moving, this body wants to moving. Means if a body is at a state of rest or motion, that body wants to rest, wants to remains in rest or motion. बेटे बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है. अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है. इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं. इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं. बेसिकली फोर्स एक एक्शन होती है और इनर्शिया उसका रिएक्शन होता है. उर्दू में से जमूद कहते थे हम. जब उर्दू मीडियम में पढ़ते थे तो उस टाइम जमूद कहते थे इसे. सो बेटे, इनर्शिया एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और जो मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहता है. तो फोर्स जो है उसकी अपोजिट चीज़ है. यानी मूविंग बॉडी है तो फोर्स उसे रोक लेती है, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है. और ये जो लेट्स सपोज एक बड़ा ट्रक है, मैंने कहा था कि ट्रक है और मैंने फोर्स लगाई, बट अब अकेला बंदा फोर्स लगाए तो वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा. तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है. मींस दिस ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाह रहा है, इसलिए मैं नहीं रोक सकता. इसलिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट चलता हुआ मूव करता हुआ आ रहा हो तो उसे मैं अकेला नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी में जो इनर्शिया है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी से मेरी फोर्स कम है. सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट. सो बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इट डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. अगेन, first law of motion is also known as law of inertia because it deals with inertial properties of the matter. इसे याद कर लेना आपने. एग्जाम्पल, अ पैसेंजर. बेटे, बस में खड़ा हुआ पैसेंजर, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फेल फॉरवर्ड. एक पैसेंजर बेटे बस में खड़ा है, वो आगे की तरफ गिरता है. कब? जैसे ही अचानक अपना बस वाला ब्रेक लगाता है. तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फेल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स. When driver suddenly applies the brakes. So this is all about today's lecture. I hope आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा.
अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट कर दें। सो इससे हमारी अप्रिशिएशन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आपको खुश रखे।